डिजिटल किसान। कदीम दौर से खाने के बर्तन और घरेलू इस्तेमाल की छोटी बड़ी अशिया मिट्टी से बनाई जाती रही हैं, क्योंकि मिट्टी आसानी से मयस्सर हो जाती है और इसको शक्ल देने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। हर तहजीब ने मिट्टी से सामान बनाने के अपने तरीके और तर्ज पर ध्यान दिया और यहाँ से मिट्टी को शक्ल देने वाले फनकार पैदा हुए। मिट्टी और फन के इस सफर में एक मंजिल हिंदुस्तान के शहर खुर्जा के नाम से सामने आई और यहाँ से जनाब फैयाज अहमद की कहानी का आगाज होता है। सुनहरे हाथ की आज की इस कड़ी में हम मुलाकात करेंगे खुर्जा पॉटरी के दिग्गज जनाब फैयाज अहमद साहब से। जनाब फैयाज अहमद की पैदाइश खुर्जा में हुई और यहीं आपने बुनियादी तालीम हासिल करनी शुरू की। साथ ही साथ पॉटरी की कारीगरी भी सीखी। अपनी जवानी के दौर में आपने खुर्जा पॉटरी के मैदान में अच्छा नाम कमाया। आज आपकी उम्र तकरीबन 58 साल है और आपके जरिए चलाया जाने वाला ये कारखाना खुर्जा की रहनुमा और कामयाब इंडस्ट्रीज में शुमार किया जाता है। जनाब फैयाज अहमद और आपके 4 भाई अपने खानदान की 7वीं पुश्त में से हैं, जो इस काम को अपने सीने से लगाए आगे बढ़ रहे हैं। जनाब फैयाज अहमद ने अपनी तमाम उम्र इस कारीगरी के सुपुर्द कर दी और बेशुमार शोहरत और कामयाबियां हासिल की। आपकी खिदमात की कायल होकर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा। आप खुर्जा पॉटरी के ताजिर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कारीगर भी हैं। खुर्जा पॉटरी एक ऐसी किस्म की पॉटरी है जिसकी शुरुआत खुर्जा से हुई और यहीं इस कारीगरी ने नशोनुमा पाई। खुर्जा में होने वाली पॉटरी इसे तैयार करने के रिवायती तरीकों, खास डिजाइनों और पॉलिश के लिए पहचानी जाती है। जैसे कि हर किस्म की पॉटरी में आम है कि मिट्टी को चक्के पर घुमाकर या सांचों में ढालकर मुख्तलिफ शक्ल दी जाती है और फिर उन्हें भट्टी में पकाकर मजबूत किया जाता है। उसी तरह खुर्जा पॉटरी में भी यही तरीका अपनाया गया।
लेकिन खुर्जा में पॉटरी की अशिया पर जो पॉलिश की जाती है वही इस कारीगरी को एक खास किरदार और नौइयत अता करती है। पॉलिश करने के बाद इन अशिया पर कारीगर अपने हाथों से बेल बूटियां और बेशुमार खुशनुमा डिजाइन बनाकर इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। और इस पॉलिश की ही वजह से खुर्जा पॉटरी की अशिया मुकाबलतन ज्यादा मजबूत होती हैं। खुर्जा पॉटरी के बने बर्तनों की सबसे बेहतरीन खूबी यह है कि इनमें खाना खाने से किसी तरह का नुकसान सेहत को नहीं होता, क्योंकि इसमें लेड का इस्तेमाल कम से कम होता है और किसी भी नुकसानदेह केमिकल के इस्तेमाल से बचा जाता है। खुर्जा में पॉटरी से बनने वाले सामान की फहरिस्त बहुत लंबी है। बर्तन, सजावट के सामान जैसे गुलदान, सुराही वगैरह, बिजली के बोर्ड, खाने और सजाने के बर्तन पूरी दुनिया में बेहद पसंद किए जाते हैं। पुश्तैनी पुराने दादा वगैरह ये अफगानिस्तान से यहाँ रुके खुर्जे के अंदर, तो उस ज़माने में अफगानिस्तान में टेराकोटा पे काम होता था। एक छोटी सी फैमिली रुकी, आज माशाल्लाह 400-500 आदमियों की फैमिली है। तो थोड़ा थोड़ा काम बढ़ता गया, कुछ लोग जुड़ते चले गए। उस टाइम में आपका गांधी जी के टाइम के अंदर यहाँ गवर्नमेंट सेंटर पड़ा, जबकि यहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। मट्टी गुजरात से आती है, कलर बॉम्बे से आती, मतलब दुनिया भर की जगह से ये सामान आता है यहाँ पे। खुर्जे में कोई चीज़ पैदा नहीं होती। खुर्जे में हाँ ये ही समझ लीजिए बना के तैयार करके इसे निकालते हैं यहाँ से। हिंदुस्तान में खुर्जा पॉटरी की तारीख तकरीबन 600 साल पुरानी है। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में पॉटरी के कुछ कारीगर दिल्ली से आकर खुर्जा में बस गए और यहाँ इस कारीगरी की मशक जारी रखी और इसे ही अपने रोजगार का जरिया तय पाया। इन्हीं लोगों में जनाब फैयाज अहमद के आबाओ अजदाद भी शामिल थे। खुर्जा शहर के नाम के साथ भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि इस इलाके की मिट्टी में खेती बाड़ी करने लायक जरखेजी नहीं थी। इस वजह से हुकूमत ने इस शहर को हर तरह के टैक्स से खारिज कर दिया था। इस खारिजे के सबब ही यहाँ का नाम खुर्जा पड़ गया और यूं ही चलता चला आ रहा है। जरखेजी ना होने के सबब जिस मिट्टी को खारिज किया गया, वही मिट्टी आज पॉटरी में इस कदर कारामद साबित हुई कि खुर्जा पॉटरी अपनी मजबूती के लिए खास तौर पर मशहूर है। आज के वक्त में सिर्फ खुर्जा में ही तकरीबन 500 से ऊपर कारखाने खुर्जा पॉटरी का सामान बना रहे हैं और इन तमाम फैक्ट्रियों में जनाब फैयाज अहमद की नारंग सिरेमिक इंडस्ट्री एक खास मकाम रखती है। बीस साल की उम्र में जनाब फैयाज अहमद ने नारंग सिरेमिक इंडस्ट्रीज को एक सिख ताजिर से खरीदा। जिस दौर में आपने इस कारखाने की कमान संभाली, उस वक्त खुर्जा में कई ऐसे कारखाने मौजूद थे और बड़ी तादाद में पॉटरी के सामान की पैदावार जारी थी। उस वक्त आपने अपने कारखाने में सिर्फ 2 अहम बातों पर खास ध्यान दिया। अव्वल तो आपने अपने सामान के आला मयार को बनाए रखा और साथ ही वक्त और जमाने के चलन के मद्देनजर नए नए डिजाइन की अशिया को बाजार में उतारा। इस कारखाने में आज बहुत से कारीगर काम किया करते हैं, जिनमें से बेशतर जनाब फैयाज अहमद के सिखाए हुए हैं और 20 या 25 सालों से इस कारखाने में मुलाजिम हैं। इस कारखाने में खुर्जा पॉटरी के मुकम्मल काम को अंजाम देने की हर सहूलत मौजूद है। यहाँ के कारीगर हालांकि मुख्तलिफ कामों के लिए मुकर्रर किए गए,
लेकिन खासियत इसमें यह है कि हर कारीगर खुर्जा पॉटरी का मुकम्मल काम बखूबी करने का हुनर रखता है। मैंने खुद अपने कारीगर को ट्रेन करा। करीब मेरे पास से रोज़ 10-15 कारीगर, 10-15-20 कारीगर जो मेरे हैं पुराने, 25 साल से, 20-30 साल से, कोई 40 साल से आज तक लगे हुए मेरे। और ये नहीं वो नौकर हैं। मैं अगर 5 स्टार होटल में खाना खा रहा हूँ, वो मेरे साथ है तो 5 स्टार में खाएंगे। मैं चाय जैसी पी रहा हूँ, चाय वैसी पियेंगे। ये नहीं नौकर की तरह से ट्रेन करता हूँ मैं। हाँ, कोई काम गड़बड़ हो रही है कहीं उस टेक्निक में, वो तेज़म तुरसा हो सकती है, वरना मैं नौकर को अपने को नौकर नहीं समझता। मैं अपनी फैमिली का ही समझता हूँ मुझसे। जनाब फैयाज अहमद की निगरानी में एक डिजाइन की बड़ी तादाद में नक्ल बनाई जाती है, लेकिन एक से दूसरे पीस में फर्क करना नामुमकिन मालूम होता है। हाथ के काम में इस कदर यकसानियत मिलना एक काबिले तारीफ बात है, क्योंकि हर पीस एक लंबे तरीक़ेकार से गुजरता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ सामान बनाने के लिए मुख्तलिफ मजबूती के हिसाब से मिट्टी की मिक़दार मुकर्रर की जाती है। फिर तैयार मिट्टी को सूखने से पहले ही जिस शक्ल में सामान को बनाना है उसके सांचों में डाला जाता है और कुछ ही वक्फे के लिए सूखने और सध जाने के लिए सांचों में छोड़ दिया जाता है। शक्ल सध जाने के बाद सामान को सांचों से निकालकर बाकी लगी हुई मिट्टी को ब्लेड या दूसरे आलों की मदद से अलग किया जाता है। सामान के पक्का हो जाने के बाद अब खुर्जा पॉटरी का सबसे अहम और पेचीदा काम अंजाम दिया जाता है। आखिर में वो मकाम आता है जब एक फनकार अपने हुनर का मुजाहिरा पूरे तौर पर कर सकता है। ये दौर होता है मुख्तलिफ रंगों से मुख्तलिफ डिजाइन बनाने का। खास कारीगर जिनके हाथ पेंटिंग करने में सधे हुए होते हैं, वही इस काम को अंजाम देते हैं। हर सामान और उसकी शक्ल के मद्देनजर उस पे रंग और मुख्तलिफ शेड की पॉलिश की जाती है। फिर तैयार सामान को मजबूत और पक्का करने के लिए आग की भट्टी में डाला जाता है। ये भट्टियां कोयले या जदीद ईंधनों की मदद से जलाई जाती हैं। सामान को एक खास वक्फे के लिए एक खास टेम्परेचर पर पकाया जाता है। इस लंबे तरीक़ेकार के बाद एक खूबसूरत और मजबूत अशिया आपके सामने आती है, जिसमें कई हुनरमंद कारीगरों की मेहनत और तजुर्बा शामिल है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद बेशतर खरीदार हाथ से बनी इन अशिया को खरीदते वक्त इसमें लगी मेहनत और जिद्दत को भूल जाते हैं। I think that is something to do with all these years of colonialism, that we don't appreciate what we have and we are always thinking that what the others have, the West has, is better. And when the West starts appreciating us, then we look at it and say, wow. But I think it's, as I said earlier, perhaps because we have so much. As I said, in every village, in every town, in every corner, there's some skill like this. And we've been seeing it all our lives. Our parents have seen it, our grandparents have seen it, and we take it absolutely for granted. जनाब फैयाज अहमद के आबाओ अजदाद इस कारीगरी के मैदान में अपने जौहर दिखा चुके हैं। आपके दादाए अजीम ने हिंदुस्तान से लेकर बरतानिया तक सबको अपने हुनर का कायल कर दिया था। आपके दादा मरहूम ने एक बेहद खूबसूरत गुलदान की तामीर की, जिसकी लंबाई तकरीबन 5.5 फीट है
और इसकी 3 हूबहू नकलें भी बनाई थीं। 3 गुलदान दुनिया के अलग अलग मुल्कों के म्यूजियम की शान बने हैं और चौथा गुलदान खुर्जा में आपके खानदान की निगरानी में है। जनाब फैयाज अहमद एक माहिर कारीगर होने के साथ एक अमली शख्सियत के मालिक भी हैं। इन्होंने खुर्जा पॉटरी को महफूज रखने की समत में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाया और इस कारीगरी के दायरे को और वसी किया है। क्योंकि पॉटरी इंडस्ट्री खुर्जा की एक बड़ी आबादी को नौकरी और रोजगार दिलवाती है, इसलिए इस कारीगरी का तिजारत में तरक्की करना बहुत जरूरी है और इस बात का एहसास जनाब फैयाज अहमद को बखूबी हो चुका है। जितनी इज्जत और कद्रदानी की ये कारीगरी हकदार है, वो दिलाने में आपने जी जान से मेहनत की और आज के वक्त में किसी भी बड़े शहर में अगर खुर्जा पॉटरी का जिक्र होता है तो जनाब फैयाज अहमद की बात होना लाजमी है। इंडिया के जितने अपने शोरूम हैं अच्छे हैंडीक्राफ्ट के, 40 साल से वो मेरा ही माल बेच रहे हैं। क्या चीज़ नहीं बनी, खुद मेरे पास रहते हैं वो 8-8 10-10 दिन रहते हैं। भाई की फैक्ट्री है हमारे पप्पू की, उसमें रहते हैं वो 8-8 10-10 दिन वहाँ भी काम कराते हैं। बाहर के कलर आते हैं इम्पोर्टेड, वो थोड़े थोड़े 1-1 किलो लाते हैं, वो उन पर काम कराते हैं। नई चीज़ बनती रहती है, रोज़ाना नई चीज़ बनती रहती है। आप जितने घंटे बैठेंगे, जितने घंटे चाहेंगे, उतने घंटे नई चीज़ ही इजाज़ होती रहेगी इसके अंदर। आज के वक्त में खुर्जा शहर में चलने वाली पॉटरी के कारखाने पॉटरी के सामान की बड़ी मिकदार में तख्लीक कर रहे हैं और न कि सिर्फ हिंदुस्तान लेकिन पूरी दुनिया में यहाँ से सामान भेजा जाता है, जिसकी सालाना कमाई तकरीबन 3 करोड़ मानी जाती है। लेकिन जनाब फैयाज साहब का ख्याल इस मामले में जरा अलग है। इनके कारखाने में ज्यादातर सामान की तख्लीक अंदरूनी मुल्क में तिजारत के लिए की जाती है, क्योंकि जिन वसाइल के साथ आप अपना प्रोडक्शन करते हैं उसमें ज्यादा पैदावार के साथ मयारी सामान देना एक मुश्किल काम है। यही एक वाहिद वजह है कि आपके कारखाने में बना सामान सबसे आला दर्जे का माना जाता है। जब हमारे इंडिया के अंदर इतनी सप्लाई है, इतना मौजूदा मतलब आदमी है पावरफुल जो खरीद सकता आप इसको, जो वो बाहर का पीस अच्छा नहीं समझ रहा, वही समझ रहा हमारे इंडिया का पीस, उससे हमें भी फ़ायदा। भाई हमें भी तो फ़ायदा है, हम क्यों एक्सपोर्ट करें? इतनी क्वांटिटी बन नहीं सकती, जितनी बनती है उससे ज़्यादा डिमांड हमारे इंडिया के अंदर रहती है। वेबसाइट आज तक एक दफ़े खोली बंद कर दी हमने, क्योंकि धड़ा फ़ोन, इतने टी शर्ट हमें दे दिए, इतने डिनर सेट हमें दे, हमने कहा भाई बंद कर दो सर। तो ये खेल जो है बहुत नशे का खेल है। नारंग सिरेमिक इंडस्ट्रीज में हर तरह की पॉटरी के सामान की पैदावार की जाती है। खाना खाने के बर्तनों से लेकर सजाने की अशिया तक यहाँ तख्लीक की जाती हैं। यहाँ हर सामान के बनते वक्त जनाब फैयाज अहमद जाती तौर पर उसकी देखरेख किया करते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि हर अशिया हर एतबार से एकदम दुरुस्त रहे। इनकी एक खासियत ये भी है कि अपने पूरे तर्ज़े जिंदगी में इन्होंने कभी अपने बनाए हुए डिजाइन की दोबारा नकल नहीं बनाई। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जब 1970 के बाद खुर्जा पॉटरी इंडस्ट्री को फिर से बहाल किया, तब कई ऐसे कारीगर और ताजिर भी सामने आए जिन्होंने इस कारीगरी के फन्नी नजरिए को अहमियत न देते हुए निचले दर्जे का सामान बनाना शुरू किया और इस फन को सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त खुर्जा पॉटरी के सामान की सप्लाई बाजार में इतनी बढ़ी कि ये बड़े और छोटे हर शहर में सड़कों के किनारे बिकना शुरू हो गए। जनाब फैयाज अहमद की नजर में ये एक बहुत अफसोस और शर्म की बात थी। जाहिर है कि जिस शख्स की पिछली 7 पुश्तों ने अपनी जिंदगी एक खास फन की खिदमत में लगाई, वही फन आज सड़कों पर
औने पौने दामों पर बिक रहा था। आपने उस वक्त इस फन को महफूज करने की हर मुमकिन कोशिश की। जैसे कि फैयाज अहमद का कहना है कि इस कारीगरी ने कई दौर देखे, उसी तरह कई ऐसी शख्सियात हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने इस कारीगरी के हर पहलू को बड़े गौर से देखा और इसकी बहाली के लिए अच्छे ख्यालात रखते हैं। When I think of my childhood, Khurja pottery was something which was a part of an average North Indian house. You know, everyone had some of it, whether it was as a vase or whether it was as cups and saucers or whatever. And it was not considered to be a art form or a craft form. It was just something that you bought. And at that time, still very many functional objects that you used in your home were handcrafted. I think now there's been a huge shift and more things in people's homes are made by the industrial process. And so Khurja pottery has had in a way to reinvent itself, because it no longer can be just that very simple, cheap thing that people buy, and when it breaks they buy another one and so on. It's no longer an essential. So I think that there are some potters in Khurja who've realized that and who now are making pieces which are art pieces, and there are others who've decided, no, we will still make the functional everyday things, but we'll give them a contemporary look in terms of their color, in terms of their shape, etc. And both these solutions are working. I mean, today there is a market, but I think there are much fewer Khurja potters today than they were, say, 50 years ago. आज खुर्जा शहर में बेशुमार पॉटरी के कारखाने मौजूद हैं, लेकिन जिस ताउन और सरपरस्ती की उम्मीद हुकूमत से की जाती है, उसमें कमी नजर आ रही है। हालांकि हुकूमत ने इस कारीगरी की तरक्की की समत में काफी माकूल कदम उठाए, लेकिन इतनी वसी इंडस्ट्री को एक वक्त में सारे वसाइल फराहम कराना भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल काम साबित होता है। बिजली की कटौती, सामान की तिजारत और पैदावार पर लगने वाला टैक्स आज खुर्जा के कारखाना मालिकों के रूबरू आने वाली अहम दिक्कतें हैं। ऐसी ही कुछ परेशानियां जनाब फैयाज अहमद को भी अपने कारखाने के अमल में सामने आती हैं, लेकिन बावजूद इसके आपने अपने सामान की क्वालिटी और नौइयत को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। हमारे परदादा ने मुगल देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखी। आज के टाइम में देखा जाए, जबकि तरक्की होनी चाहिए थी, जब काम फाइनली पे पहुंच गया, आपका ये देखिए, आप बॉल चाइना क्या हर चीज़ आपके इंडिया में अवेलेबल है, और ये नहीं इंडिया के अंदर एक से एक खूबसूरत चीज़ बन जाती है, मगर बात वहीं आन के रुकती है। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, ये नहीं हम ये नहीं चाहते साहब गवर्नमेंट हमें फ्री में हर चीज़ दे दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सहूलियत चाहिए। वहीं दस्तकारी हाट समिति की बुनियाद रखने वाली शख्सियत मोहतरमा जया जेटली के ख्याल में एक फन की हिफाजत के लिए ज़रूरी वसाइल और हुकूमत के ताउन के साथ साथ कई ऐसे पहलू हैं जिन पर तवज्जो दी जा सकती है और फन के मुस्तकबिल को और रोशन बनाया जा सकता है। हाथ का बना हुआ चीज़, इंडिया का कारीगरों का बना हुआ चीज़, ये इसका एक ब्रांड प्रमोशन ज़रूर होना चाहिए। स्किल ट्रेनिंग बोलते हैं, इनमें स्किल है। इट इज़ ओनली अडेप्टेशन, चैनलिंग, गिव देम अ स्पेस। कि मॉल में एक छोटा सा विदेशी लिपस्टिक लोग 1000 रुपया में ले लेंगे, वो नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं है बोलना कि 50 रुपया कम करो। लेकिन यहाँ जो कारीगर ने 3 हफ्ता लगाया, पूरा सिल्क का एक बहुत अच्छा स्कार्फ बनाया और सिर्फ 600 रुपया आपसे मांग रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं 500 में दो, 300 में दो। तो आप उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और कारीगर को भी डर लगता है कि हम ना बोल दें, कम ना करें तो फिर हमारा पेट खाली रह जाएगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी नहीं। कभी कभी कारीगर तो 600 का चीज़ को 1200 बोलेंगे ताकि वो दब के फिर 600 ही हो जाता। तो काइंड ऑफ लाइक बोथ चीटिंग ईच अदर। जनाब फैयाज अहमद साहब से
अगर दरियाफ्त किया जाए तो उन्हें इस कारीगरी का मुस्तकबिल धुंधलाता नजर आता है। इनके ख्याल में आज की जवान पीढ़ी को इस कारीगरी में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत है। इसी सोच के साथ आपने अपनी बेटी को छोटी उम्र से ही इस कारीगरी के मुतालिक मालूमात देना शुरू कर दिया है। इस तरह अगर इस कारीगरी को एक शौक की शक्ल में भी किया जाए तो इसकी हिफाजत मुमकिन है। Craft class in a school, you know what it is. It's basically making very tacky stuff, and we don't appreciate them anymore. I know some schools which have called craftsmen over to come and demonstrate and etc. And those kids appreciate the fact that it's something which if you can learn a lifetime and you still can't do it, and then they suddenly see value in it. And I think that has to start at school level. You have to start making children aware of the things that are around us, and then they would start seeing value in whatever. When you realize that you can't do whatever that guy does, that's when you understand that it's valuable. आज दिल्ली में वाक़े कॉटेज एम्पोरियम और फैब इंडिया जैसे इदारे इस कारीगरी को खूब तरजीह दे रहे हैं और इस सबब ये कारीगरी गैर मुल्की खरीदारों की नज़र में एक खास मकाम पा चुकी है। Whether it's clothes or whether it's pottery, whether it's jewelry, I just love handmade stuff. That's why I keep coming to cottage to pick up whether it's pottery or jewelry or clothes or like white goods like linen and table mats, napkins. The thing is, I love serving in these potteries because I get a lot of friends from abroad, from the US, from Australia. And when I serve food in these kind of tableware, they really go crazy. They love it. And the first question they'll ask is, where did you get it from? जनाब फैयाज साहब की नज़र में ये काम एक नशे की तरह है। जिसे इस काम की लत लग जाए वो हर चीज के ऊपर इस काम को अहमियत देता है। यही नशा और मोहब्बत जनाब फैयाज अहमद के हुनर में भी दिखाई पड़ती है। हिंदुस्तान के कई फनून को आज एक नई राह और नए नुमाइंदों की सख्त जरूरत है, वरना खुर्जा पॉटरी जैसे फनून अपनी पहचान खो देने की कगार पर हैं। जनाब फैयाज साहब और आपके खानदान की मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये फन सड़कों और चौराहों से उठकर फिर से अपनी सही जगह और कद्रदानों के हाथों में पहुंच चुका है। आज के सफर में हमने देखा कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें किस नफासत और हुनर के साथ तैयार की जाती हैं। इन चीजों की तख्लीक में माहिर फनकारों की मेहनत और तजुर्बा शामिल रहता है। इन नुक्तों को ध्यान में रखते हुए अगर इन चीजों की तरफ दूसरी नजर डाली जाए तो इनकी असल कद्र और अहमियत का एहसास होता है। हिंदुस्तान की साहिबे कमाल शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी अगली कड़ी में। तो तब तक के लिए विदा। Tak